तो जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 6, यानी आपका 10th क्लास है। अध्याय 6 आपका त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। कल बात किए थे इस पर हम। त्रिभुज यानी ट्रीएंगल। ट्रीएंगल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम बता दिए थे कि 15-16 नंबर का प्रश्न आपको आता है, जिसमें प्रश्नावली 6.1 से लेकर 6.6 तक आपको है। 6.5 तक मुख्य रूप से मानकर चलिएगा, ठीक है। तो आज आइए हम लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बेसिक के बारे में। त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है? मुख्य रूप से आपको इस चैप्टर में समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना है। समरूप आकृतियां क्या होती है, असमरूप आकृतियां क्या होती है, त्रिभुजों के समरूपता का कसौटी क्या है, थेल्स प्रमेय क्या है। तो इन सभी बिंदुओं को जानने से पहले हम पहले इसका बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि वास्तव में त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रश्नावली 6.2 में और प्रश्नावली 6.3 में। जो कुछ बेसिक बिंदुओं को नहीं जानेंगे तो शायद वो प्रश्न हमसे हल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए, त्रिभुज नाम से ही पता है, त्रि का मतलब होता है तीन, अब भुज का मतलब होता है भुजा या हाथ, जो कहिए आप। तीन भुजा, हम बोल सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। या पहले आप लोग पढ़े होंगे 6-7 में कि तीन बिंदुओं से घिरे हुए क्षेत्र को, तीन बिंदुओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जैसे समझना है समझिए, इतना आपको कोई ज्यादा इसमें घुमाना फिराना नहीं है। इसको ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये आप सी मान लीजिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट। ठीक है। देखिए, तो तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। देखिए तीन भुजा कौन कौन है? एक भुजा ए बी है। भुजा कौन कौन है? तो एक भुजा ए बी है और एक भुजा आपका बी सी है और तीसरी भुजा आपका ए सी है, ठीक है। तो तीन भुजा होगा, देख रहे हैं, ये ए बी और ये बी सी और ये आपका ए सी, ये तीन भुजा है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, इसी को हम बोलेंगे क्या? इसी को हम बोलेंगे त्रिभुज। ये देखिए, भुजा ए बी कहिए या बी ए कहिए, बात एक ही है। ये बी सी कहिए या चाहे सी बी कहिए, ए सी कहिए या चाहे सी ए कहिए, ठीक है। पहले ए बी, ये ध्यान देना है, ए बी और फिर ये बी सी और फिर ये आपका सी ए या ए सी। डायरेक्शन को थोड़ा समझना है। ए बी, ए से बी की ओर है, तो ए बी, यह अगर बी ए कहते हैं तो बी से ए की ओर इस तरह से लगाते हैं हम, समझ रहे हैं ना? इस डायरेक्शन को समझिएगा। आप ए बी कहेंगे तो वो ठीक है, बी ए कहेंगे तो वो ठीक है। ए बी बोलेंगे तो डायरेक्शन आपका इधर होगा, अब बी ए बोलेंगे तो डायरेक्शन बी से ए की ओर, आई ए बी बोल रहे हैं तो ए से बी की ओर। ये बी सी है तो बी से सी की ओर डायरेक्शन है। अगर सी बी बोलेंगे तो सी से बी की ओर, ये डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ए सी बोलते हैं तो ए सी, ए से सी की ओर, यदि सी ए बोलते हैं तो सी से ए की ओर। ये आपका हो गया तीन भुजा। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन। हाँ, शीर्ष की बात करता है कि त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष भी आप ध्यान रखेंगे तीन ही होते हैं शीर्ष। ये जो जो कोना दिख रहा है ना, ए बी और सी, ए बी और सी,
ये आपका शीर्ष है। कोण पर यदि हम बात करते हैं, कोण यानी कोण, तो कोण भी 3 होता है। कौन कौन, देखिए इसी चीज को समझिएगा। यही है आपका ए बी सी। कोण को समझना है तो 3 को कोण होता है मुख्य रूप से। देखिए आपका एक ये कोण हुआ ए, दूसरा कोण आपका ये हुआ बी, और तीसरा कोण आपका ये हुआ सी। ठीक है, देखिए लिखेंगे कैसे, तो सिंपल ए भी लिख सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इसको हम विधिवत यदि हम लिखते हैं, आपके बुक में जो हम प्रश्नावली हल करेंगे तो उसमें आएगा। देखिए ए को हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण, ये एल जैसा आकार आप लोग देख रहे हैं, ये कोण इसको बोलते हैं, कोण बी ए सी। बी ए सी देखिए बीच में है ए है ना, बीच वाला पर ध्यान देना है। देखिए बी ए सी लिखिए या सी ए बी, सी ए बी। इस चीज को समझिएगा, देखने में छोटा है लेकिन इसी में बच्चे भ्रमित होते हैं, है लिखें कि है लिखें, कुछ नहीं, बस ध्यान देना है बीच वाला पर। बी ए सी कह रहे तो वो ए आ रहा है, और सी ए बी कह रहे वही, यानी बी ए सी कह रहे तो वो यही हो रहा है, और सी ए बी कह रहे यही हो रहा है। तो एक कोण ये हुआ, ए कोण के लिए हुआ, इस बी, ये ए कोण के लिए हुआ। बी कोण के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए ए बी सी, कोण ए बी सी। ठीक है, कोण ए बी सी, ध्यान से एकदम समझिएगा। या ए बी सी, या और क्या लिख सकते हैं सी बी ए, सी बी ए। ठीक है, देखिए ध्यान बी पर न जा रहा है, ए बी सी, ए बी सी, इसी कोण की बात हो रहा है, या सी बी ए, तो सी बी ए। ठीक है, चलिए तो ये आपका ए कोण हो गया, ये बी कोण हो गया, ये सी कोण को आप क्या लिख सकते हैं सी, तो बी सी ए, बी सी ए, या क्या लिख सकते हैं सी ए सी बी, ए सी बी। देखिए ये आपका हो गया कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 भुजा, ए बी, बी सी और ए सी, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ये जो कोना देख रहे हैं ए बी और सी। फिर इसके बाद त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। 3 कोण देखिए, ये ए बी और सी, सिंपल रूप से ए बी सी हम लोग बोल सकते हैं। इसको लिखेंगे ए को तो क्या बी ए सी या सी ए बी, बी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी को क्या लिखेंगे ए बी सी या सी बी ए। ठीक है, फिर सी को हम लोग क्या लिखेंगे बी सी ए या ए सी बी, बीच वाले पर ध्यान देना है। अब एक और यहाँ बात याद रखेंगे, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, ये कोण और ये कोण, तीनों कोण मिलाकर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये हम 60 दे देते हैं, ये हम 70 दे देते हैं, तो 6 7 13, ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, तो 50 होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलता है, दे देगा 2 को कोण, पूछ देगा तीसरा क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ना है, देखना है 180 से कितना कम है, 180 से जितना कम होगा उतना जोड़ देना है, वो आपका तीसरा कोण हो जाएगा। जैसे अगर ये दोनों दिया रहता, ये ना रहता, तो इस कोण बताइए इसका मान कितना होगा, तो इसको जोड़िए मन में, तो 6 और 5 क्या होता है 11, 110, 60 और 50 110, 180 से कितना कम है, तो 180 से 70 कम है, तो यानी 70 ये होगा। या 6 60 50 जोड़िए और जोड़कर 180 पे घटाइए। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, 3 कोण, और तीनों कोणों का जो क्या होता है, तीनों कोणों का जो 180 होता है। ये हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।
या पहले से आप जानते भी होंगे, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा चलते हैं त्रिभुज के प्रकार, प्रकार में चलते हैं। प्रकार देखिए, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार में चलेंगे तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है, एक भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और एक कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग अपने अध्याय की ओर चल रहे हैं। देखिए, भुजा के आधार पर यदि हम चलते हैं तो कौन कौन होता है? तो एक होता है समबाहु, एक होता है समद्विबाहु, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये समझ लेंगे आप लोग। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर, और बाहु का मतलब होता है वही तीनों भुजा। त्रिभुज है तो तीनों भुजा होगा। सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, हाथ गोड़ जो समझिए, ये हाथ गोड़ जो समझना है समझिए। तो सम माने बराबर, यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर। जैसे देखिए, उदाहरण को समझिएगा, मेन उदाहरण है, ये दिखाई दे रहा है इधर, दिखाई दे रहा है ना? एकदम बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, ये समबाहु, ये समद्विबाहु, देखने में तो दोनों लग रहा है कि एक जैसा है, लेकिन देखिए अलग होगा कैसे। समद्विबाहु, ये विषमबाहु, यहां हम लिख देते हैं विषमबाहु। इस पर मत जाइएगा, देखिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जिससे पता चलेगा कि समबाहु है। देखिए ये और ये डायरेक्शन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जितना ये है उतने हयो है, उतने हयो है। नाम दे देते हैं पी क्यू आर, यानी जितना पी क्यू है उतने क्यू आर है, उतने पी आर है। ये तीनों बराबर हुआ तो इसको हम बोलेंगे समबाहु। समबाहु त्रिभुज का एक खासियत यही होता है कि तीनों भुजा भी बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है। तो तीनों भुजा यदि बराबर, यदि ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो वही वो 5 सेंटीमीटर का होगा, वही वो 5 सेंटीमीटर का होगा। यदि है 6 होगा तो तीनों 6 होगा, यदि है 8 होगा तो तीनों 8 होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा समबाहु। सम माने बराबर और बाहु माने हाथ गोड़, यानी त्रिभुज है तो तीनों को ना हाथ गोड़ होगा। तो या तो हाथ कहेंगे ना तो गोड़ कहेंगे, समझने के लिए है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा और तीनों कोण, जब तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तो ये तीनों कोण भी बराबर होता है। सब अभी आप बता रहे, अभी यहां हम बताएं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, आई तीनों कोणों बराबर है तो 3 से भागा दीजिएगा तो 3 छक क्या होता है? 18, यानी 7, यानी वही 60 डिग्री होगा, वही 60 डिग्री होगा और वही 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो उसे हम बोलेंगे समबाहु। यहाँ लिखे हैं समद्विबाहु, देखने में पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ हम कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, इससे क्या पता चल रहा है? हई और हई बराबर है, हई बराबर नहीं है। यदि हई 6 होगा, 6 सेंटीमीटर, तो हई आपका 6 सेंटीमीटर, हई 6 सेंटीमीटर, अगर ये 6 सेंटीमीटर, तीनों ना बराबर हो जाएगा। ये कह रहा है सम माने बराबर है, द्वि माने दो, दुइये को हाथ हुआ या दुइये को गोड़ हुआ जिसका केवल बराबर हो।
तो सम माने बराबर, द्वि माने दो, यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। तो जब दो भुजा बराबर होगा तो दोनों भुजा का अंतर्गत आने वाला कोण भी बराबर होगा। तो देखिए नाम रखिए ए बी और सी। तो जब है देखिए ई भुजा यहाँ आ रहा है, ई भुजा यहाँ, तो इसको अंतर्गत करने वाला कोण कौन कौन है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यदि ये 70 होगा तो होगा आपका 70 होगा। तो बताइए तो है कितना होगा, 70 70 140, तो कितना बच रहा है, 40 से बच रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा 40। ये ऑब्जेक्टिव पकड़िएगा, इस तरह से ऑब्जेक्टिव एक आध हो सकता है आपके एग्जाम में। ये दो गो समद्विबाहु त्रिभुज दे देता है कि एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके बराबर कोणों में से एक कोण 70 डिग्री है। तो बराबर कोणों में से एक कोण 70 डिग्री है, देखा मतलब कि समद्विबाहु है तो एक और कोण 70 होगा। तो 70 70 140 और एक देख लेंगे 140, तो 180 से कितना कम है, तो 40 कम है, तो ये हमारा हो जाएगा 40। अगर ये 60 60 रहता, देखिए ये 60 60 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये 60 60 होगा तो 60 60 120, तो हो 60 हो जाएगा। और जब तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो तीन को भुजों बराबर करना पड़ेगा, यानी 60 60 तो होगा नहीं, 70 70 हो सकता है, 80 80 हो सकता है, समझ रहे हैं ना, 80 80 160, तो ये 20 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये हम बात जैसे मान लेते हैं कि 70 और ये हम 70 लिए, ये जब दो भुजा बराबर होगा तो ये दो कोण भी बराबर होना चाहिए। इसका हम इस दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, जरूरी ना है कि हई भुजा बराबर होगा, हई बराबर हो सकता है। अगर हई 5 सेंटीमीटर है तो हई 5 सेंटीमीटर, हई मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, तो यानी दो गो भुजा बराबर होगा, बस ई वाला बराबर हो या ई बराबर हो या ई, केवल दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण थे, एक और दो को कोण कौन कौन बराबर होगा, देखिए तो अभी इधर जा रहा है हई कोणवा और ये इधर ई कोणवा बराबर होगा, समझ रहे हैं ना, ये पर ध्यान देना है, यहीं पर मिस्टेक होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, देखिए ये भुजा इस कोण के पास आ रहा है, ये भुजा आपका इस कोण के पास, तो हई दोनों बराबर हुआ। यहाँ क्या दिखा है, हई और हई बराबर है, तो ये वाला ई कोण, हई इधर जा रहा है ई कोण, ये दोनों बराबर होगा। क्लियर है, तो ये आपका हुआ समद्विबाहु। हई आपका है विषम बाहु, विषम यानी सम ना हो, यानी कोई भी भुजा बराबर ना हो, सम माने बराबर, कोई भी भुजा बराबर ना हो ना, तो ई अगर 5 सेंटीमीटर है, हाई आपका 6 सेंटीमीटर है, हाई आपका 7 सेंटीमीटर है, बताए कौन भुजा बराबर है, नहीं है। यहाँ हाई 6 6 मिला, यहाँ तीनों 5, तीनों बराबर तो समबाहु, तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर। यहाँ देख रहे हैं दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर। यहाँ जब कोई भुजा बराबर नहीं तो कोई कोण भी बराबर नहीं। अगर हाई आपका 50 डिग्री है तो हाई आपका 60 डिग्री है, तो हाई आपका 70 डिग्री है, ना भुजा बराबर ना कोण बराबर। तो बच्चों ये भुजा के आधार पर हमारा त्रिभुज हुआ कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 60 डिग्री का होता है, ये इसको आप लोग फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यहीं से पकड़ लेना है, समद्वि बराबर हो दो भुजा, द्वि बने तो सम माने बराबर, जिसकी दो भुजा बराबर हो। इसके बाद है विषम बाहु, तो विषम बाहु यानी विषम यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर न हो और ना एक कोण बराबर हो। जब कोई भुजा भी बराबर नहीं होगा तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। इसमें दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, तीन भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, इसमें कोई भुजा बराबर नहीं तो कोई कोण भी बराबर नहीं, इसको हम बोलते हैं क्या, विषम बाहु। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं अब हम लोग, ये मिटा देना है। देखिए अब कोण के आधार पर हम लोग चलते हैं, तो कोण के आधार पर आपका त्रिभुज होता है
तीन प्रकार का। एक न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए न्यून कोण त्रिभुज का मतलब वह जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी इसमें कोण का मान यदि हम लोग चलेंगे तो 0 से बड़ा और कोण का मान जो होता है 0 से बड़ा और 90 से क्या होता है, छोटा होता है। ये एक कोण हम माने हैं, ये एक कोण है। ये कोण जो होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, कहने का मतलब ये है। समकोण में चलेंगे तो इसका एक कोण कोई समकोण यानी 90 डिग्री होगा। अधिक कोण में चलेंगे तो 90 से बड़ा होगा कोण, लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 90 और 180 के बीच में होगा। जैसे देखिए अभी इधर हम लोग, जैसे इसको आप ले लीजिएगा, ये जो आप लोग देख रहे हैं एक तरह से ये भुजा को ध्यान में न रखा जाए, कोण को ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पर हम दिखा दे आपको न्यून कोण, जैसे ये अभी 50, ये 60, 6, ये आपका 70। ध्यान देना है जो भी लिखिएगा ना, तीनों जोड़ने पर 180 ही होना चाहिए, इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिएगा। तीनों कोणों का योग 180 से बढ़कर नहीं होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कोण के आधार पर चल रहे हैं। ये आपका भुजा, यहाँ भुजा को फोकसित किया गया है, भुजा के आधार पर लेके चला गया है। यहाँ कोण को ध्यान में रखेंगे, भुजा को नहीं, 3 है कि 5 है कि 4 है, इस पर ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ कोण को ध्यान में रखना है। तो देखिए कोई भी इसमें कोण देख रहे हैं तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण, एक कोण कोई समकोण हो, एक कोण कोई समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री। एक कोण देखिए ये चौखुट जो है ना, यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं, ये ना करेंगे तो पता ना चलेगा 90 डिग्री। देखिए एक कोण कोई 90 डिग्री, नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं, ABC, इसको PQR। देखिए यहाँ Q समकोण है, एक कोण समकोण त्रिभुज क्या है, वह त्रिभुज इसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। ये अभी आए हैं तो इसको भी जान लेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, ठीक है, कर्ण। बाकी ये जो हो गया इसमें से कोई एक लंब होता है, इसको सामान्य रूप से हम लोग लंब कहते हैं, इसको हम सामान्य रूप से आधार कहते हैं। ये लंब और आधार चेंज होता रहता है। अगर यहाँ थीटा रखिएगा तो लंब रहेगा, यहाँ थीटा रखिएगा तो लंब हो जाएगा, आगे ये सब मिलेगा। अभी इसको ध्यान में न रखें, बस अधिकोण का मतलब समझिए। अधिकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये दोनों का योग 90 होना चाहिए, तभी ना 180 होगा। अगर 60 होगा तो 30 होगा, 45 होगा तो 45 होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका हो गया समकोण। अधिकोण का मतलब कि वह कोण जिसका माप जो हो 90 और 180 के बीच में हो। देखिए 90 का मतलब देखिए ये 90, यहां से देखिए तिरछा भागा है ना, ये तो फिक्स है कि 90 से अधिक ही होगा। इसे आप तुलना करेंगे, ये इस तरह से सीधा जा रहा है तो 90, ये तो सीधा इधर जाता तो 90, तिरछा भागा है यहाँ से, तो ये 90 से अधिक ही होगा। जैसे मान लीजिए 120 है, 110 है, 105 है, जो भी हो, तो यहाँ ABC है। देखिए ई कोण जो है क्या है, 90 से बड़ा है, लेकिन 180 से क्या है, छोटा है। तो जब ये 120 है तो भाई दोनों मिलाकर कितना होगा, दोनों मिलाकर 60 होगा। 30-30 हो जाए या 40-20 हो जाए या जो भी हो, दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ये आपका हो गया क्या, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण
त्रिभुज। ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हुआ बेसिक जो हमारा त्रिभुज था। तो ये चीज हम लोगों को अध्याय में नहीं पढ़ना है। हाँ, प्रश्नावली में कहीं कहीं सब आएगा। प्रश्नावली 2.22 6.2 6.3 में शायद इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए हम इसको आज जान लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। नहीं, अब इसमें से आपको क्या छूट रहा है, हाँ एक दो बिंदु और छूट रहा है, इसको मिटा देते हैं। रहने देगा, कल से अब हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें से ये हम लोगों का लगभग हो गया। हाँ देखिए, इसमें से एक दो बिंदु और देख लीजिए, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट और देखिए। कभी कभी ये दे देगा कि इसमें से क्या ये त्रिभुज संभव है, त्रिभुज के बारे में जैसे ये दे दिया। इस समरूपता हम लोग कल पढ़ेंगे ना, तभी ज्यादा क्लियर होगा। जैसे दे दिया ये 6, ये 7 और ये 8, क्या ये त्रिभुज संभव है? ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। यहां दे दिया जैसे 5, 8, 10। क्या ये त्रिभुज संभव है? एक यहां पर दे दिए हम, नाम आप लिख सकते हैं ABC, PQR, MNO। ये दे दिए 3, 5, 8, 10। इस तरह का सवाल आपको मिलेगा कि बताइए क्या ये त्रिभुज संभव है। तो इसमें कंसेप्ट लगता है कि दो त्रिभुज की भुजाओं का योग, जैसे यहाँ 6-7 हम लोग जोड़ेंगे तो 6-7 क्या होता है, 6-7 हमारा 13 होता है। तो ये दोनों का योग ये तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जैसे 6-7 13 है ना। देखिए इससे बड़ा है ना। ये दो भुज, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे ये 6-7 13 है, अगर ये जब 15 रहता तो क्या त्रिभुज संभव है? नहीं है, क्योंकि दोनों दो किसी त्रिभुज में ये दो गो भुजा का योग जो होगा तीसरा से बड़ा ही ना होगा, होगा ना। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि इस त्रिभुज के बारे में कुछ आ जाए कहीं ऐसा ऑब्जेक्टिव में। यहाँ PQR जैसे देखिए, ये 5, 8, 5 कितना होता है 13। देखिए 13 इससे बड़ा है कि नहीं है, ये त्रिभुज संभव है। ये देखिए 8 और 10 क्या होता है 18, तो 8, 10, 18, तो ये बताइए इससे बड़ा है कि नहीं है ना। यहाँ देखिए 3 और 5, 3 और 5 8 होता है। देखिए ये 3 और 5 8 है, तो बताइए तो 3 और 5 8 है, 3 और 5 8 है। आई देखिए ई बड़ा हो गया। किसी त्रिभुज में दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए जैसे देखिए 8, 10, 18, 8, 10 कितना होता है 18, इससे बड़ा है कि नहीं है, बड़ा। ये 8, 7, 15 इससे बड़ा है कि नहीं है। 6, 7, 13 इससे बड़ा है कि नहीं है। लेकिन इस यहाँ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए तो 3 और 8, 3 और 5 क्या होता है 8, और दो गो भुजा का जो 8 आ रहा है, तो इस 8 से हमारी भुजा छोटी होनी चाहिए, है त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, आगे आएगा, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे इस तरह का अगर आएगा तो हम लोग समझेंगे, और नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से हमारा जो है टॉपिक समरूप आकृतियां और असमरूप आकृतियां, और इसी में आएगा सर्वांग सम, सर्वांग सम, यानी तीन चीजों को हम लोग कल समझेंगे। समरूप आकृतियां क्या होता है, असमरूप आकृतियां क्या होती है, और सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है। और इसके बाद हमारा त्रिभुजों की समरूपता, यानी प्रश्नावली 6.1 में हम लोग
लगभग कल प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है।